बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पस पर्दा और मैं हूं जवाद कमाल। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम ज़ोर और शोर से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज रावलाकोट अब्बासपुर में जलसा किया और जलसे से खिताब में उन्होंने जहां हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया, वहीं पर उन्होंने अपोजिशन की जमातों को भी, अपने थादियों को भी न बख्शा। उन्होंने कहा आर या पार की सियासत करने वाले पांव पकड़ने की सियासत तक पहुंच गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो सर कटवाएंगे लेकिन किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने बजट जो इजलास था उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली और कहा कि बजट इजलास में हम खुर्शीद शाह को जेल से, आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से लेकर आए, लेकिन अपने दाएं बाएं देखा तो कोई नजर ना आया। मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमें शो कॉज नोटिस भेजा, एक शो कॉज नोटिस उनको भी भेजे जो बजट इजलास में शरीक ना हुए। और उन्होंने पीडीएम को भी तनकीद का निशाना बनाया बिलावल भुट्टो ने। कल तक तो ये खबरें आ रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि पीपी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मौलाना फजलुर रहमान भी इतने सख्त रिमार्क्स नहीं दे रहे थे, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया हलवा खाने के लिए जो इत्तेहाद बनाया गया है उसमें शामिल नहीं होंगे। तो पीपल्स पार्टी की अब पीडीएम में शमूलियत किसी तौर पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि काफी सख्त रिमार्क्स बिलावल ने आज इस्तेमाल कर दिए हैं। अब इस तरह के रिमार्क्स के बाद पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा और अपोजिशन इस वक्त कहां स्टैंड कर रही है। कल पीएमएलएन भी हुकूमत के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत को भी ये कहा कि वजीर आजम को घर भगाएंगे, उस्मान बुज़दार को घर भगाएंगे और 25 जुलाई को कश्मीर में पीपी का वजीर आजम बनाने के बाद में अगला रुख हम इस्लामाबाद का करेंगे। तो क्या कोई अदम एतमाद की तहरीक भी आ सकती है? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी महंगाई के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आज उन्होंने सख्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 72 सालों में जो आज कौम का हाल है ऐसा हाल कभी नहीं देखा, इतनी महंगाई। और लोड शेडिंग के बारे में उन्होंने कहा कि 15 साल पीछे पाकिस्तान को एक बार फिर धकेल दिया गया। इस पर हुकूमत का एहतसाब होना चाहिए और हुकूमत ने जो करोड़ों लोग हैं इस वक्त जो खते गुर्बत से भी नीचे की लकीर पर आ गए हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे एक बार फिर से कोरोना वायरस के खिलाफ निमटने में पाकिस्तान के इक़दाम की आलमी सतह पर तारीफ की गई है। ग्लोबल नॉर्मलिसिटी इंडेक्स की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ की गई है। इस ग्लोबल नॉर्मलिसिटी इंडेक्स में कहा गया है कि पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। पाकिस्तान से पहले हांगकांग और दूसरा नंबर जो है वो न्यूजीलैंड का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसने कोरोना वायरस से बेहतरीन अंदाज में निपटा, लेकिन अब भी ये काफ़ी नहीं है, इक़दामात मज़ीद सख्त करना होंगे। वज़ीर आज़म ने तारीफ़ की एनसीओसी की, अपनी टीम की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन जो कोरोना वायरस की तीसरी वेव है इसमें हुकूमत को मुसलसल हदफ तनकीद बनाती रही कि हुकूमत की कोरोना वायरस के हवाले से पॉलिसी क्या है। अब एक बार फिर से आलमी सतह पर हुकूमत की तारीफ हुई है कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से, तो अब अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ होगा, इस पर बात होगी। अपने मेहमानों का प्रोग्राम में आपसे तारुफ करवाऊँ। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी इंजीनियर गुल अजहर खान साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और सीनियर तजियाकार कमर चीमा साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया स्काइप पर, आपका भी बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब। मैं आगाज़ करना चाहूँगा इंजीनियर गुल असगर खान साहब आपसे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत को घर भगाएंगे, इमरान खान को घर भगाएंगे, वज़ीर आज़म को घर भगाएंगे, 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लेकर आएंगे, भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म जब कश्मीर पर जुल्म होता है तो कहते हैं मैं क्या करूं। जी जवाद कमाल साहब, बिलावल भुट्टो साहब तो ये बात जीबी के इलेक्शन में भी बड़ी दबंग तरीके से कह रहे थे और वहाँ पे जब वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, 3 सीटें उनको जाके कुल मिली। कश्मीर में भी इनका यही हाल होने जा रहा है क्योंकि कश्मीर के अवाम, आपको पता है हमारे पूरे मुल्क में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कश्मीर में है और कश्मीर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बारहा रही है और उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी के दौर में कोई डिलीवर नहीं किया। आपके सामने केपीके में हमारी गवर्नमेंट रिपीट हुई, जीबी में हमारी गवर्नमेंट आई, पंजाब में आई, ये सब चीज़ें शो कर रही हैं कि लोगों का, पीपल ऑफ पाकिस्तान और पीपल ऑफ कश्मीर टू,
कि इन लोगों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद बहुत बढ़ रहा है। दूसरा, बिलावल के ऊपर किस चीज़ का लोग ट्रस्ट करें। बिलावल खुद उसकी सिवाय इसके कोई प्रोफाइल नहीं है कि वो एक साबका प्राइम मिनिस्टर का नवासा या एक साबका प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। इसके अलावा तो उनकी कोई प्रोफाइल नहीं है। बाकी तो उनकी जो प्रोफाइल है भी तो वो मिस्टर 10% के नाम से है, और उन्होंने तो जो अपना नाम भी बिलावल भुट्टो कर लिया। बुनियादी तौर पर तो बिलावल जरदारी साहब मैं कहूँगा, उनका तो देखें हिस्ट्री है। पहले तो वो अपने पिछले एसेट्स का हिसाब दें। क्या वो कश्मीर में भी यही हाल करने जा रहे हैं? कश्मीर को भी 10% करने जा रहे हैं। चेयरमैन भी हैं, बिल्कुल चेयरमैन है, लेकिन देखें उसके बाद उन्होंने अपनी, जब से वो चेयरमैन बने, पीपल्स पार्टी को एक वफाकी जमात से वो जाके लेके गए सिंध तक महदूद कर दिया है। और मैं तो समझता हूँ कि सिंध में भी उन लोगों ने चंद महदूद अजला तक उसको महदूद कर दिया है। और अगर उनको फ्यूचर में चाह भी रहे हैं आना, तो उनके लिए सबसे बेहतर है कि वो जाके सिंध में डिलीवर करें। सिंध में तो आज भी डाकू राज है, सिंध में तो आज भी तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। छोड़ें बाकी इंटीरियर सिंध को, कराची का हाल देख लें। कराची में सफाई का हाल जब तक सिंध और कराची पर भी बात होगी अजहर खान साहब, लेकिन जो बिलावल ने ये कहा कि जब कश्मीर पर मजालिम होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं क्या करूं, इस पर क्या जवाब देंगे? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मुकदमा जाके यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल में लड़ा, आज तक कोई वज़ीर आज़म हमारी हिस्ट्री में इस तरह नहीं किसी ने बबांगे दाल बात की। बाकी ये देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी अमेरिका को ओपनली बात की, एक मैसेज दिया, कोई नहीं दे सकता। ये करेज किसी में भी नहीं है। ये करेज प्राइम मिनिस्टर साहब में है कि उनके इज विद क्लीन हैंड्स। और जहाँ तक कश्मीर का मामला है, आप कश्मीर के देखें कि ये कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही हल होगा। देखें, आज के दौर में आप किसी मुल्क के ऊपर इस तरह चढ़ाई नहीं कर सकते जाके कि वहाँ के ऊपर आप फौजें भेज देते हैं। होता क्या है, डिप्लोमेटिक तरीके से ही चीज़ें हो रही होती हैं। और वो डिप्लोमेटिक तरीके से जितना प्रेशर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस टाइम मोदी को, और जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि यूरोप में खान साहब का ज़्यादा टाइम गुजरा हुआ है, तो जो यूरोप या मगरब जिस चीज़ को समझता है, खान साहब ने वहाँ हॉलोकास्ट के साथ उसको कंपेयर किया। और इस टाइम जो अब कश्मीर की बात अमेरिका में या इवन जो आपके यूरोप में सुनी जा रही है, पहले कभी नहीं सुनी जा रही थी। ठीक ठीक, गुलजार खान साहब आगे बढ़ते हैं। राना एहसान अफजल साहब, आप क्या समझते हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टॉन्ट किया, ये कहा कि आर या पार की सियासत करने वाले पांव पकड़ने की सियासत कर रहे हैं। पीडीएम में तो वापसी के तमाम रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं, लेकिन जो तनकीद का निशाना बनाया पीएमएलएन को, इस पर पीएमएलएन का क्या मौकिफ होगा? राना एहसान अफजल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि आर या पार की सियासत करने वाले अब पांव पकड़ने की सियासत कर रहे हैं। राना साहब की तरह कमर चीमा साहब, पीडीएम तो आपको अब यकीन हो गया होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें वापस नहीं आ रही, या कोई रास्ता उन्होंने छोड़ा है। दूसरा ये कि पीडीएम अब आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी? क्या हुकूमत के लिए टफ टाइम देने के लिए जलसे जुलूसों से हटकर असेंबली के फ्लोर पर कोई अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है? क्योंकि पीपी ने तो इसका इशारा दे दिया। देखिए, पीपल्स पार्टी को पता है कि वो ये जो बातें कर रहे हैं ये वो सिर्फ पब्लिक कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। इन रियलिटी तो पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती, और पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि पीटीआई 5 साल पूरे करे, और ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि पीडीएम कहती है कि हमने इमरान खान को निकालना है, तो अगर ये वाकई सिंसियर होते तो ये निकाल सकते थे, ये कोशिश करते, लेकिन ये कोशिश भी नहीं करना चाहते। और जिस तरह आपको पता है, शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो विदाउट एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं आ सकता, और हम वो नहीं लेके आना चाहते। सो ना पीडीएम निकालना चाहती है, ना पीपल्स पार्टी निकालना चाहती है। नंबर्स का भी मसला है, और फिर उसमें पता है आपको, नो कॉन्फिडेंस मोशन में बड़ा पैसा चलता है, बहुत कुछ होता है। खैर वो एक और चीज है, ये चीज क्लियर रहेगी। हाँ, पीडीएम क्या कर सकती है? पीडीएम जलसे करेगी। उसमें जो अगर शहबाज शरीफ लीड लेते हैं पीडीएम में, तो ये ज़हन में रखिएगा कि पीडीएम की पॉलिटिक्स स्लो होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी,
और पीडीएम जो है उस तरह फंक्शन नहीं कर सकेगी जिस तरह मरियम नवाज के होते हुए पीडीएम एक्टिवली रोल प्ले कर रही थी। क्योंकि मरियम नवाज की और मौलाना फजलुर रहमान के जो गोल्स हैं वो मिलते हैं। वो क्या गोल्स थे? मरियम अपनी पार्टी में अपने आप को मनवाना चाहती हैं, अपने आप को लीडर बनवाना चाहती हैं। उनके पर्सनली ग्रज भी है, गुस्सा भी है, उनके बाप को पावर से निकाला गया, फिर केसेस चल रहे हैं। शहबाज शरीफ ऑन दी अदर हैंड स्लो मोशन है, वो और तरीके से अप्रोच रखते हैं। और फजलुर रहमान भी क्योंकि उनसे केपी और मरकज सब कुछ छीन लिया गया, तो उनके अंदर भी गुस्सा है कि हमें जो है वो निकाल दिया गया। सो लगता यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं और पीडीएम ये मिलके कुछ करेंगे तो सही, लेकिन इलेक्शन से पहले धरने भी हो सकते हैं। फजलुर रहमान अपने लोगों को चार्ज जरूर करेंगे, क्योंकि अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान परेशान है कि जितनी दाएं बाजू की सियासत थी वो सारी इमरान खान ले गए हैं, और अभी भी उनके अंदर ऊपर केपी में और बाकी में करप्शन चार्जेस उस तरह नहीं आ सके। सो मौलाना फजलुर रहमान तो परेशान है, लेकिन पीएमएलएन की अपनी पंजाब की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो पंजाब का वोटर सपोर्टर है, वो उनके साथ है, और उनको पता है हम इजीली पावर में आ जाएंगे अगर हम एजिटेशन बड़े पैमाने पे नहीं करते। मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या करेंगे, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। बाकी पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि सिंध तो हमने जीत ही जाना है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर वहां पे नहीं है। बाकी मरकज में किस तरह पहुंचना है उसके लिए ले दे करनी पड़ेगी, और हो सकता है जो पीटी सिंध से सीटें हारेगी, कराची से, हैदराबाद से, तो वो पीपल्स पार्टी के खाते में पड़ जाएगी, और पीपल्स पार्टी का जो नेशनल असेंबली का स्कोर है वो अगले इलेक्शन में बढ़ सकता है। तो अच्छा, पीपल्स पार्टी इस तरह अपने आप को भी देख रही है। जी ठीक ठीक। अब ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद राना एहसान अफजल साहब का पॉइंट लेंगे इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आर या पार की सियासत करने वाले पांव पकड़ने की सियासत कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद राना एहसान अफजल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बातें तो आर पार की हो रही थी, मगर अब नौबत पांव पकड़ने की सियासत तक आ गई है। देखें, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़ी है। जो तकलीफ है मेरे ख्याल से बिलावल साहब को, नंबर एक ये इलेक्शन मुहिम है और इसके अंदर वैसे ही बंदा अगर कम एग्रेसिव भी हो तो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन वो पीडीएम का ही वो जो है जो इशू चलता आ रहा है कि हमने जब इनको शो कॉज नोटिस दिया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो उसके ऊपर जो है वो ये वही रिएक्शन है जब खुद पीपल्स पार्टी जो है वो बीएपी के पास गई और उनसे वोट मांगे अपना जो सेनेट की सीट के लिए, ऑपोजिशन लीडर की सीट के लिए। उस तनासर से मेरे ख्याल से जो है ये बिलावल साहब रिएक्ट कर रहे हैं और अभी तक रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि मैं समझता हूं कि जो एपीसी बनाई गई है वहां जो है वो एजेंडा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है और हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि बिलावल साहब जो हैं वो एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो बंदे का वलवला और थोड़ा सा जरा हर चीजों को ज्यादा एग्जैजरेट करके बयान करना होता है, वो उस मोड के अंदर जो है वो बात कर रहे हैं। तो आज एक और मामला देखने में आया। आसिफ जरदारी साहब अदालत में पेश हुए, न्यूयॉर्क में फ्लैट के हवाले से उन पर रेफरेंस है, उस पर उन्हें जमानत मिली। तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल भी किया कि जब आप पेश हो गए हैं तो क्या अब मियां नवाज शरीफ साहब भी अदालत आ सकते हैं? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मियां नवाज शरीफ जाने उनकी सियासत या उनकी मर्जी। तो राना साहब सवाल तो उठता है, आसिफ जरदारी साहब इतनी बीमारी में वो आ रहे हैं अदालत, पहले उन्होंने कहा कि वो अदालत नहीं आ सकते, लेकिन फिर वो पहुंचे अदालत। तो मियां नवाज शरीफ साहब अपने लोगों में मौजूद नहीं है। वो इस आप कह रहे हैं कि मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि 72 सालों में ऐसा कड़ा वक्त नहीं देखा, लेकिन आपके कायद नहीं है आप लोगों के दरमियान। देखिए, मरियम नवाज में इसने बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल दे सकते हैं तो वो जरूर वापस आ जाएंगे। उनके जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो भी हैं, लेकिन आप वो तो यहाँ से देखा अगर गए थे कि उनके हेल्थ के इश्यूज हैं, फ्री एंड फेयर ट्रायल की बात नहीं हुई थी। बिल्कुल, लेकिन जो बात आप भी करना चाह रहे हैं वो यही है कि वो वहां बैठे हुए हैं। एक ये भी इशू है, फ्री एंड फेयर ट्रायल का है, दूसरा हेल्थ का इशू है। लेकिन जो उनका केस था जिसके अंदर उनको सजा दी गई, आज एफआईए जो है उन एंकर्स को जो है वो मधु कर रहा है और उनको जो है वो एक तरीके से मैं समझता हूँ टॉर्चर कर रहा है कि जो सच बोल रहे हैं। और उस केस के जो हकायक थे वो यही थे कि ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करके जजमेंट ली गई।
तो इस तरह की जो मुतनाज़े जजमेंट अगर की जाएगी तो मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए भी भला कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत के लिए भी भला कर रहे हैं, पीडीएम के लिए भी भला कर रहे हैं कि अगर वो उधर बैठे हुए हैं, और वो जरूर आएंगे वापस। देखें, यही इल्जामात शहबाज शरीफ पे लगते थे कि वो वापस नहीं आएंगे और वो मुल्क छोड़ के भाग गए, लेकिन जब वो आए तो फिर एक पूरा अंबार जो है वो एलिगेशंस का और नैब के केसेस का, और जब वो नैब की जेल से बाहर निकले तो एफआईए के जरिए जो बशीर मेमन से नहीं करा सके काम, वो अब जो आजकल के डीजी हैं उनके थ्रू वो कराना चाह रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और एक साइड पे जो है वो झाड़ू फेरा जा रहा है। आप ये देखें, आपको लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट है मुस्लिम लीग नून के लीडर्स की जो जेलों के अंदर जो है वो सजाएं काट के आए, जबकि वो सजा याफ्ता नहीं है। अभी तो तफ्तीश चल रही थी, कुछ के तो रेफरेंस भी नहीं दायर, और उनको 6-6 महीने 8-8 महीने साल बंद रखा गया जेल में। तो इस तनाज़े के इस सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूं कि जो एक ये फैशिस्ट हुकूमत है पीटीआई की, तो ये एक बेहतर डिसीजन है कि मियां साहब अपना हेल्थ का प्रॉपर इलाज करा के आए, और अगर वो उधर बैठे हैं तो वो ज्यादा फाल किरदार अदा कर रहे हैं सियासत का, और वो राइट टाइम पे जरूर वापस आए। ठीक, कमर चीमा साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पंजाब का वोट बैंक अपनी तरफ मौजूद है, लेकिन क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, जैसे कि उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा शहबाज शरीफ साहब, अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि 72 सालों में इतना बुरा कड़ा वक्त नहीं देखा। आसिफ जरदारी साहब ऐसे हालात में पेश हो सकते हैं, अब सहाफ़ी वहाँ पर उनसे सवाल भी कर सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पेश होंगे या नहीं होंगे। क्या इससे फ़र्क पड़ेगा वोटर पर, PMLN के सपोर्टर पर? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जितना विक्टिम कार्ड खेला है और जिस तरह जजेस की पोजीशन भी सामने आई, आपको पता है, और फिर ये एक इतना विक्टिम कार्ड, उतनी उन्होंने पब्लिक में एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि उनके साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, एक चीज। दूसरा, कोई इतना खातिर खा जो क्लियर कट जो पैसा की निकलवाने की बात करती थी पीटीआई, वो भी कुछ इस तरह की बात नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो बात चल रही है जनाब कि ये तो एहतसाब नहीं हो रहा, इंतकाम हो रहा है। फिर बहुत सारी चीजें इस तरह हुई, जिस तरह राना सनाउल्लाह का केस और बाकी जो केसेस थे, जिससे कुछ पता चला कि कोई इंतकाम की चीज बू भी नजर आ रही है। तो उस चीजों ने मिल मिला के ओवरऑल जो इंप्रेशन है PMLN का, वो ये डाला है कि उन्होंने काम बहुत किए हैं, एंड अबव ऑल बैड परफॉर्मेंस ऑफ द पीटीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई, उस तरह स्कीमें नहीं आई जिस तरह आती थी PMLN के दौर में, क्योंकि इमरान खान ने उस तरह कर्जे नहीं लिए, उसकी एक और साइड है। सो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें मिल मिला के PMLN जो है उसको एडवांटेज ही रहा है। और जब वो कहते हैं ना कि मेरे जीतने के लिए जरूरी नहीं कि मुझे कामयाब होना चाहिए, दूसरों को भी नाकाम होना चाहिए। तो जो पीटीआई की नाकामी है वो PMLN की कामयाबी, इसीलिए तो PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देती। ठीक है, हम बुजदार साहब को जो डी सीट करें या उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो PMLN PTI पंजाब में कर रही है इन्हें कर दे रहे, करने दें। सो पंजाब में PTI इंपॉर्टेंट तो है, नंबर 2 तो रहेगी, लेकिन ओवरऑल उनकी रेलेवेंस इतनी नहीं होगी पावर में आने के बाद जो अगला इलेक्शन होगा। तो लगता यह है कि PMLN अपने कार्ड्स अच्छे खेल रही है, और PMLN के अंदर इस तरह का माहौल भी नहीं है, वो सजाएं बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इसाक डार भी चले गए, सलमान भी चले गए, शहबाज शरीफ साहब भी जाना चाह रहे थे, नवाज शरीफ साहब भी गए, और ये वापस तब इसीलिए आए थे कि उनको पता था कि अगर हम वापस नहीं आते तो बड़ा गलत तासुर जाएगा कि ये कोर्ट्स में पेश ही नहीं हुए। लेकिन उनका यहाँ से चले जाना भी तो बहुत बड़ी बात बताता है कि कितनी ताकतवर है PMLN और उनकी लीडरशिप। गुल अजहर खान साहब, महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, आज अपोजिशन लीडर ने कहा कि 72 सालों में ऐसे हालात नहीं रहे हैं। आपकी हुकूमत कर क्या रही है? गवर्नेंस कहाँ है? अगर इस सूरत हाल में कोई अदम एतमाद आ जाती है तो कहाँ खड़े हैं बुजदार के खिलाफ? देखें, ये गवर्नेंस ही है हमारी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे हम GDP कहते हैं वो 4% है, यानी कि तरक्की की शरह 4% है उस दौर में जब पूरी दुनिया नेगेटिव में आई है। तो ये गवर्नेंस ही है। जो मैयर्स होती हैं दुनिया में यही इशारे ही देखे जाते हैं ना। देखिए, मेरी और आपकी बात पे दुनिया नहीं जाती, दुनिया नहीं पहुंच रहे इंजीनियर साहब। जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए, GDP ओवरऑल हमारा ग्रो किया है। अब आम आदमी की देखें, मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई बीमार होता है, उसका ऑपरेशन का टाइम चल रहा होता है, तो उसमें तो वो बहुत ज्यादा, हमने जो डिसीजन लिए हैं
हम भी बिजली के इस तरह बड़ी सस्ती से अपना क्या कहते हैं वो आसान से रास्ते में चले जाते, ये कैप्टिव पावर लगाते, थर्मल पावर लगाते। हमने पहली दफ़ा ये जाके किया कि आपके दासू डैम बन रहा है, ये सारे हम, क्योंकि बिजली सस्ती पड़ेगी फ्यूचर में। जब तक ये मुल्क वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकती, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिजिनस नहीं होगी, मुल्क के अंदर नहीं होगी, मुल्क के अंदर हो नहीं सकती जब तक आपकी बिजली सस्ती नहीं होगी। अब बिजली जब बनाने के लिए आप करेंगे, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है सारी की सारी। जहाँ तक आपको जॉब क्रिएशन है, ठीक है, इस पर हम नहीं बहस करते महंगाई वाले मामले पे, लेकिन अगर आगे चलें आप देखें कि जॉब क्रिएशन का मामला ये है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर अब तक आपको मैसन नहीं मिल रहा, मिस्त्री नहीं मिल रहा, मजदूर नहीं मिल रहा। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में ओवरबर्डन हो चुकी है, 200% पे चल रही है। आज मैं अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग से उठ के आया हूँ, 1.5 घंटा हमने, आपको हैरानी की होगी कि जिम एंड ज्वेलरी में आज तक पाकिस्तान में कोई गोल्ड के ऊपर पॉलिसी नहीं बनी, गोल्ड बैंक नहीं बना, आपकी ज्वेलरी के ऊपर कोई नहीं बनी। इंडिया का 45 बिलियन US डॉलर सिर्फ एक्सपोर्ट है, जिम स्टोन हमारा यूज हो रहा है। तो इसमें पहली दफा अब हम बैठे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको सेक्टर, इस तरह कंस्ट्रक्शन में, इस तरह टेक्सटाइल में। तो जब भी रिफॉर्म्स होंगे, आप जहां भी देखेंगे वहां मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, और वो एक लीडर ले सकता है। जो एक सियासतदान होगा वो सिर्फ अगले इलेक्शन को आवाम को खुश करने के चक्कर में अंदर मुल्क का बेड़ा गर्क। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है, रिफॉर्म्स हैं, ये आपको GDP नजर आया है। आप आगे फ्यूचर में देखें, इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रही है, ये मुल्क बहुत आगे इंशाल्लाह ताला जाने वाला है। और आप इस बजट की बात हो रही थी, बजट में सिवाय देखें अपोजिशन का तो काम ही तनकीद करना है। आम आदमी, जो कॉमन आदमी है, उसकी तरफ से कोई किसी एक सेक्टर से भी आप बता दें, वरना एजिटेशन चल रहे होते थे कि जी वो फ्लोर मिल्स बंद हो गई, जी वो फलाना सेक्टर बंद हो गया, जी वो ज्वेलर्स ने हड़ताल कर दी, जी फलाने ने कर, किसी किस्म की कोई टर्बुलेंस नहीं हुई। वजह कि हमने एक आम आदमी का बजट दिया है। और ये देखें आखिरी जो ये 2 साल गवर्नमेंट के, आपको पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बाकी देखें, जब अभी बात हो रही थी नून की और पीपल्स पार्टी की, तो उनके पास तो बेचने के लिए कुछ भी चूरन नहीं बचा। वो इतनी दफ़ा गवर्नमेंट कर बैठे हुए हैं, क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, लीडरशिप बाहर बैठी है, नून और शीन से बाहर नहीं आ रहे। उधर बिलावल भुट्टो साहब की समझ नहीं आती कि वो कर क्या रहे, इसको सियासत थोड़ी कहते हैं, बच्चों का खेल बनाया हुआ। तो ये हम कोई ऐसे हमें किसी ने उठा के यहाँ पे नहीं बिठा दिया। 22 साल की जदोजहद है, 22 साल के आवाम से किए गए वादे हैं, और उन वादों पे अमल दरामद हो रहा है। आपको उठाकर बिठाएगा। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो ग्लोबल नॉर्मलिटी इंडेक्स की जानिब से रिपोर्ट आई, इसमें पाकिस्तान का 3रा नंबर है। कोरोना वायरस के खिलाफ किए गए इकदाम की एक बार फिर से पाकिस्तान की तारीफ की गई है। क्या मजीद भी इकदाम की ज़रूरत है, और अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ होगा जो कहती है कि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर जवाब लेंगे। वेलकम बैक। ग्लोबल नॉर्मलिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का 3रा नंबर है। हांगकांग और न्यूजीलैंड हमसे पहले हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अच्छे इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान की तारीफ की गई है। इस हवाले से अपोजिशन का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि कोरोना वायरस की इस 3rd वेव में भी हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, लेकिन एक बार फिर से आलमी सतह पर इसका एतराफ़ किया गया है। क्या मौक़िफ़ आएगा राना एहसान अफजल साहब आपका, अब जब आप लोग ये कहते थे कि हुकूमत की तो कोई प्लानिंग ही नहीं है कोरोना वायरस के हवाले से? मैं सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स के ऊपर रिबर्ट करना चाहूंगा। जो GDP थी ना, वो 240 अरब डॉलर पे थी जब मुस्लिम लीग नून 2013 में आई, और जब हम छोड़ के गए वो 1313 अरब US डॉलर की थी। आज वो 296 अरब US डॉलर की है। तो आपने तरक्की नहीं की, आप बैक पे गए, आप रिवर्स गियर आपने लगाया। और उमर चीमा साहब के लिए कि लोन जो है वो PTI हुकूमत ने हमारे से कम अरसे में 1.5 गुना ज्यादा लिए। तो ये जस्ट मैं ये पॉइंट करेक्ट करना चाह रहा था। और डैम्स के ऊपर, चाहे मोहम्मद डैम हो, भाचा डैम हो, दासू डैम हो, वाटर पॉलिसी हो, जो काम PMLN ने किया है स्पेंडिंग वाइज और उसकी प्लानिंग वाइज, वो अभी तक PTI उसके करीब भी नहीं पहुंची। अच्छा, तीसरी चीज, अब आपका जो सवाल है, जो नॉर्मलिटी इंडेक्स होती है, ये इसके जो जिस चीज के ऊपर इसको मेजर किया गया है कि टाइम नॉट एट होम, के दफ्तर के अंदर कितने लोग जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी कितनी इस्तेमाल हो रही है, रोड ट्रैफिक, फ्लाइट, इनके ऊपर मेजर की गई है। तो हमारा जो मौकफ है, देखें, नंबर 1, टेस्टिंग कितनी की गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान का टेस्टिंग पर मिलियन के ऊपर जो नंबर है वो 162 है आउट ऑफ 220 ममालिक। तो हम लिटरली बॉटम के ऊपर हैं। आपने टेस्टिंग प्रॉपर नहीं किया। वैक्सीनेशन पे आ जाए,
आज तक आपकी जो वैक्सीनेशन है वो 2% है ऑफ पॉपुलेशन, और अगर आपने जो 70% हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी है थ्रू वैक्सीनेशन, उसको आपको 15 साल लगेंगे इस स्पीड के ऊपर जिस स्पीड पे हुकूमत वैक्सीनेट कर रही है। अब जो ये जो नॉर्मलसी इंडेक्स है वो तो इसलिए है कि जब लॉकडाउन पाकिस्तान की रोडों पे ट्रैफिक थी। गवर्नमेंट का मौकिफ है कि दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन तो लगा दी जाएगी। था। राणा साहब, हुकूमत तो कह रही है 6 करोड़ लोगों को दिसंबर तक वैक्सीन लगाने का हदफ है। लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी तक 2% ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, 2%। इस वक्त मुल्कों की जो वैक्सीनेशन की शरह है वो 30% पे है, वो 25% पे है, वो 40% पे है, और आप किधर खड़े हुए हैं? अभी तक आपने अपनी वैक्सीनेशन जो है वो प्रोक्योर नहीं की पैसे के साथ, आपको जो चंदे में आया काम आपने वही इस्तेमाल किया है। तो ये हुकूमत और नॉर्मलसी जो है वो अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। पॉजिटिव केसेस की शरह में काफी हद तक कमी आई है। जो शरह 2 फिगर में चली गई थी वो वापस 2.22 पर आ गई है। आज से 1.5 महीना पहले तक 11 पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन अब 2.22 है कल के लिए। जी, आखिरी पॉइंट ये कि अगर नॉर्मल हो गया है और नंबर 3 पे है पाकिस्तान, तो यूरोप ने हमें क्यों फ्लाइट पे बैन किया हुआ है? अमेरिका ने हमें फ्लाइट बैन क्यों किया हुआ है? यूके ने हमें फ्लाइट बैन क्यों किया हुआ है? तमाम ममालिक ने पॉलिसियां बनाई है। क्यों किया हुआ? राना साहब, पॉलिसीज तो बनाई है, पॉलिसी तो पाकिस्तान ने भी बनाई थी। जब पॉजिटिव केसेस इंग्लैंड में बहुत ज्यादा आए थे तो पाकिस्तान ने भी कोरोना वायरस के हवाले से पॉलिसी बनाई थी। कमर चीमा साहब, आप क्या कहेंगे? तीसरा नंबर पाकिस्तान का आया। एक बार फिर से तारीफ की गई पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ निपटने के हवाले से, पाकिस्तानी इकदाम की। अपोजिशन का तो मौक़िफ़ पहले दिन से ये रहा कि कोई पॉलिसी नहीं रही। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो भी एक्शन लेना था वो अपने रिसोर्सेज को देखते हुए लेना था। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे यहाँ पे हेल्थ पे इतना पैसा नहीं लगाया जाता और हमें बड़ी मुश्किलात रही एक बार। दूसरी बात यह है कि हमें इस चीज को भी समझना है कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अच्छी रही उसको सारी बातें एनसीओसी को क्रेडिट तो देना चाहिए। जिस तरह के फॉर एग्जांपल पिछली ईद पे जिस तरह गवर्नमेंट ने कंप्लीट लॉकडाउन कर दी और लोगों को बाहर नहीं निकला, तो कितना फायदा हुआ कि हमारा ये जो 2 महीने ये 3 महीने बहुत अच्छे गुजरे हैं। सो इस पे गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, चीजें अच्छे तरीके से मैनेज की गई हैं। हाँ, जहाँ फाइनेंस का मसला है, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना चाहिए था, या जो प्रोक्योरमेंट करनी है वो थोड़ी एडवांस करनी चाहिए थी। उसमें पता चला कि सिंध अपनी खरीद रहा है, पंजाब अपनी खरीद रहा है, मरकज अपनी वैक्सीन खरीद रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स नजर आए। अदरवाइज मैं समझता हूँ एनसीओसी ने ओवरऑल जो एक्शन लिए वो अच्छे लिए थे। हाँ, एक चीज अच्छी हो सकती थी, जो रिसेंटली जो ब्रिटिश वेरिएंट आया था उसको रोका जा सकता था अगर जो फ्लाइट्स आ रही थी प्रॉपर क्वारंटीन कर सकते और अरेंजमेंट्स प्रॉपर कर लेते। लेकिन वहां पे भी मसला आ जाता है पैसे का, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है लोगों को क्वारंटीन कर सकें और वो चीजें। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में पॉपुलेशन डेंसिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म भी डिफरेंट है यूरोप और अमेरिका के हवाले से, सो हमें कुछ चीजों का फायदा हुआ है। हमारे ट्रेन की वजह से, मुआशरे के मेकअप की वजह से इसका फायदा भी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्शंस भी लिए हैं और जिस रफ्तार से अभी वैक्सीन लग रही है मेरे ख्याल से वैक्सीन तो काफी पड़ी होगी। अवाम के अंदर थोड़ा शऊर बेदार करने की। लेकिन चीमा साहब, जिस तरह की ये वबा थी, जितनी खतरनाक ये वबा थी, पूरी दुनिया में वैक्सीन के बड़े बड़े ममालिक को कितना मुतासिर किया। अमेरिका, इटली और बरतानिया जैसे ममालिक जिनका हेल्थ सिस्टम इंतहाई मजबूत था वो भी डैमेज कर गया। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना सिर्फ वैक्सीनेशन शुरू हुई, तकरीबन 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेटेड कर भी दिया गया और अभी टारगेट रखा गया कि 6 करोड़ लोग दिसंबर तक कर दिए जाएंगे। ये गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम नहीं? नहीं, बिल्कुल अच्छा कदम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ अक्रॉस द बोर्ड। और मेरा ख्याल है इसमें किसी की पार्टी लाइंस पे बात नहीं होनी चाहिए। ये प्योरली स्टेट का मसला है, ये रियासत पाकिस्तान का और उसकी आवाम का मसला है। जिस तरह अपोजिशन में अगर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी पावर में होती तो वो भी वही इकदाम लेते जो मुल्क और आवाम के लिए अच्छे होते। सो अगर पीटीआई ये भी पावर में है तो उनको अप्रिशिएट करें। इसमें देखिए फौज ने भी बड़ी मदद की है हुकूमत को। एनसीओसी में जिस तरह फौज बैठी, फौज के लोग बैठे और जो कोरोना कोविड एसओपीज को इंप्लीमेंट करवाने में भी फौज ने बड़ा किरदार अदा किया। सो स्टेट के तमाम अदारों ने मिलकर काम किया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपना रोल प्ले किया, अच्छे एडवाइस दिए, बड़ी अच्छी बहस हुई।
सो लिहाजा ओवरऑल ये रियासत की कामयाबी है, ये किसी एक पार्टी की? बिल्कुल ठीक, ये पाकिस्तान का तीसरे नंबर पर आना रियासत की कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं गुल अज़हर खान साहब। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर हम जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर एक नज़र दौड़ाएं, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अभी इकदाम, मजीद इकदाम की ज़रूरत है। और दौरान एहसान अफजल साहब ने सवाल उठाए कि ख़ास तौर पर जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही, कितने लोग हैं जिनके टेस्ट किए गए अब तक, इसकी शरह को हुकूमत नहीं बढ़ा सकी। वैक्सीन के हवाले से भी उन्होंने बताया कि 20 साल कम अज़ कम लगेंगे, जो अभी आप लोगों की पॉलिसी है उसको लेकर। जी ऐसा ही है। ग्लोबल नॉर्मलिटी जो इंडेक्स है वो आप जैसे कह रहे हैं, अपोजिशन ने तो ज़ाहिर है हमेशा यही कहना है कि जी वो अच्छे इकदाम नहीं हुए, ये नहीं हुआ। वो भी एक इंटरनेशनल सर्वे है, उसमें हमारा 84.4% आया है, 93.6% हांगकांग है, 87% समथिंग आपका न्यूजीलैंड है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसमें पीछे एक बड़ा हार्ड वर्क है। एनसीओसी का स्पेशली बड़ा किरदार है, इदारों का बड़ा किरदार है। इसमें पूरी नेशन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, पूरा एक टीम वर्क था और मिल के सब चले और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी दुनिया में अप्रिशिएट हो रहा है। फिर सबसे बड़ा जो हमने स्टेप था स्मार्ट लॉकडाउन का, स्मार्ट लॉकडाउन जो टर्म हमने इंट्रोड्यूस करवाई, उससे हमारी, चूंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमें हमारी इकानमी के बहुत बड़े मसाइल हैं, हमारा सेहत का बजट भी बड़ा लिमिटेड है, हॉस्पिटल्स की भी कंडीशन आपके सामने थी। तो इसमें स्मार्ट लॉकडाउन ने हमें, जैसे कह और प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन ने हमें इसमें से बाहर निकाला। जो भाई हमारे कह रहे हैं वो गलत फिगर कोट कर रहे थे। 2% कितना बनता है 220 मिलियन पॉपुलेशन का? तो 44 लाख भी नहीं बनता, तो 20 मिलियन हो चुकी है। इट्स ऑलमोस्ट 10% जो ऑफ द पॉपुलेशन। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं हमारी अमेरिका के लिए फ्लाइट्स बंद है, तो अमेरिका के लिए फ्लाइट्स तो चल रही है हमारी, किसने कहा अमेरिका के लिए फ्लाइट्स बंद है? तो देखिए ये सारी चीजें गलत। नेशनल टीवी है यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल कि हमें नेशनल टीवी पे बैठ के कोई डेटा गलत कोट करना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज चल रही है जो देखें, जो अच्छे इकदाम हैं अपोजिशन को दिल बड़ा करना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर फ्यूचर में भी देखें, पहली लास्ट जून में फर्स्ट वेव थी, फिर दिसंबर में सेकंड वेव आई, फिर इस मई में आपके थर्ड वेव आई। तो देखें खुदा ना खास्ता आगे फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें अपोजिशन को, गवर्नमेंट को इसमें मिल के चलना है। ये पूरी जैसे भाई ने हमारे ने कहा कि स्टेट का मामला है, ये पीपल ऑफ पाकिस्तान का मामला है, ये हमारे पूरे कौम का मामला है। तो इसमें हमें मिल के चलना है, हमें कोऑपरेशन चाहिए। और ये एक बड़ा डेंजरस मामला है क्योंकि लोगों की जिंदगियां इसमें इन्वॉल्व हैं। वक्त कम है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं गुल अज़हर खान साहब के जवाब में? जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो 3.5 मिलियन है। सिंगल वैक्सीनेशन को, सिंगल डोज की वैक्सीनेशन को आप मुकम्मल वैक्सीनेशन नहीं कंसिडर किया जा सकता। टोटल जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो सिर्फ 3.5 मिलियन है, जो कि सिंगल वैक्सीनेशन डोज लग रही है, उसको कंसीडर किया जा रहा है कि ये वैक्सीनेटेड हो गया सब। आप कैसे कह रहे हैं कि मुकम्मल जी पॉपुलेशन, जो कि सिर्फ 1.5% है पॉपुलेशन का। और दूसरी चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका की फ्लाइट्स हैं, लेकिन यूके, यूरोप और चाइना की जिस तरह पॉलिसी है कि जब तक 70% पॉपुलेशन जो है वो हर्ड वैक्सीनेट नहीं होती और हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती, तब तक वो ट्रैवल माशी सूरत हाल और हमारी माशी सूरत हाल में फर्क भी तो है ना राना साहब। पाकिस्तान को अपनी मईशत को देखकर फैसले लेना पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि 1.5% लोग वैक्सीनेट हुए हैं अभी तक पाकिस्तान में, जो फुली डबल डोज वैक्सीनेटेड है। तो इस स्पीड पे तो 15 साल लगेंगे, ये बढ़ानी पड़ेगी आपको स्पीड। ये हमारा जो हेल्थ है ना, ये आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। फेडरल जो है वो कोऑर्डिनेशन तो कर सकता है। बिल्कुल ठीक राना साहब, गुल अज़हर खान साहब, आप दोनों का मौक़िफ़ सामने आया। कमर चीमा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, ग्लोबल नॉर्मलिटी इंडेक्स में पाकिस्तान की तारीफ ज़रूर की गई, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान ज़रूर आया, लेकिन अभी मज़ीद इक़दाम करना बाकी हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत को इक़दाम को मज़ीद सख्त और तेज़ करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।